हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। आई एम रजनी। आप लोग का टेस्ट इसी चैनल पे होगा। मैं कल भी आप लोग को बताई थी। अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए आप लोग का टेस्ट जो है वो प्रगति 247 पे होगा। टाइमिंग जो है टाइमिंग सेम है, 7 PM से जैसे उस पे चलता था सेम वही होगा। और आज जो टेस्ट नंबर है वो 41 नंबर है टेस्ट नंबर। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट जो है कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर 41 है। सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री का है। 30 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सही बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट का जो रूल है वो प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग देती हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। ठीक है, तो सही बच्चे लाइव आ जाइए। 30 क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सही बच्चे लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहेंगे और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे। कल मुझे शिकायत, बहुत बच्चे का शिकायत आया था, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे थे। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, नहीं तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाइएगा। आपका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। अगर कोई एक दूसरे पे कमेंट करते हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। अगर नहीं सुनेंगे तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप लोग का पूरा ध्यान टेस्ट पे होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे के गंदे कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे। तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज, स्टडी इंडिया अड्डा की तरफ से एक सिलेक्शन कोर्स स्टार्ट किया गया है जो आपके स्क्रीन पर है। इसका क्या क्या फायदा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। सिलेक्शन कोर्स का बहुत फायदा है जो आप लोग के लिए बहुत अच्छा है आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका जो शेड्यूल है वो इस तरह शेड्यूल इसका बना हुआ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए सब बच्चे। कोर्स से आप लोग को बहुत फायदा होगा। जो इसका ज्यादा चार्ज नहीं है, मात्र 399 रुपया ओनली है। 399 रुपया में आपको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए सही बच्चे जल्दी ज्वाइन करें। पेमेंट का जो प्रोसेस है, ठीक है, बैंक नेम दिया हुआ है, अकाउंट नेम है, IFSC कोड है, नेम दिया हुआ है और ये जो है ये नंबर है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके बात कर लीजिए और जल्दी से सभी बच्चे जो जिनका नहीं अभी तक ज्वाइन हुआ है आप लोग सब ज्वाइन कर लीजिए। इसका बहुत सारा फायदा है जो आपको देखने को भी मिल रहा होगा। चलिए तो अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसके लिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 30 सेकंड दी। आप लोग का टाइमिंग अब स्टार्ट होता है। सब बच्चे का पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। टाइम अप। सभी का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने के लिए करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बल्कनाइजेशन। बल्कनाइजेशन इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बल्कनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें रबड़ को गंधक, ठीक है, तथा अन्य पदार्थ कहे तो कार्बन ब्लैक या जिंक ऑक्साइड के साथ हम लोग क्या करते हैं, 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। इसके माध्यम से रबड़ के भौतिक गुणों की क्या होता है कि उन्नति की जाती है, जिससे वह अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व के साथ अपेक्षाकृत अधिक जो होते हैं वो टिकाऊ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है, तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाइट्रोजन है। क्या होता है कि आलू के चिप्स को सामान्य रूप से क्षुधावर्धक या अतिरिक्त व्यंजन या नाश्ते के रूप में प्रयोग करते हैं। आजकल चिप्स के प्लास्टिक के थैलों में पैक किया जाता है। हम लोग जो बाजार से चिप्सी खरीदते हैं, लेज खरीदते हैं, ठीक है, कुरकुरे खरीदते हैं, ये सब क्या होता है? प्लास्टिक के थैले में पैक किया जाता है, जिनमें पैकिंग के समय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसके प्रयोग से थैले में अक्रिय वातावरण बनता है, जिससे क्या होता है कि खाद्य सामग्री, मतलब उसमें जो भी रहे, चिप्स रहे, कुरकुरे रहे, जो भी रहे, चिप्स में ऑक्सीडेशन नहीं होता है तथा यह ताजा बना रहता है। नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। ठीक है, जिसकी खोज कब हुई थी? तो 1972 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, कौन किए थे? तो वो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। सन 1972 था और डेनियल रदरफोर्ड उनका नाम था। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी एक दूसरे पे कमेंट नहीं करेंगे और ना कोई किसी के कमेंट पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो वाष्पशील तरल पदार्थ है मिथाइल अल्कोहल और एसीटोन को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आंशिक आसवन। आंशिक आसवन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि किसी मिश्रित द्रव के अवयवों को उनके वाष्पन संक्रियाओं के अंतर के आधार पर उन्हें अलग करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? आसवन कहते हैं। तथा रसायन विज्ञान में मिश्रित तरल पदार्थों को जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, जैसे खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार तथा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, एसीटोन, ये सब जो होते हैं आदि को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग आंशिक आसवन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? ठीक है, अंगूर में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पादप पदार्थों
ठीक है। और प्राणियों में उपस्थित अम्ल कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, पादप पदार्थों और प्राणियों में जो उपस्थित अम्ल होते हैं उसे हम लोग कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाला अम्ल होते हैं। इन कार्बनिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोतों में से कुछ है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो होते हैं वो खट्टे दूध जिसको हम लोग दही बोलते हैं उसमें उपस्थित होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो इमली और कच्चे अंगूरों में मौजूद होता है। ठीक है, और ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? क्वेश्चन नंबर 5। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कौन सा एसिड जो है वो सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक अम्ल, मतलब ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। एसिटिक अम्ल है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो CH3COOH होता है। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। सिरके का प्राथमिक या मुख्य घटक है? एसिटिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो CH3COOH है। सिरके का यह प्राथमिक या मुख्य घटक है। एसिटिक अम्ल एक कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है एक कमजोर अम्ल है, ये वीक एसिड होता है। सिरके के रूप में इसका उपयोग दवाई, साफ सफाई आदि के कार्यों में भी किया जाता है। यह विभिन्न खाद्य पदार्थों के संरक्षण एवं अचार निर्माण में भी परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित कागजों में से किसे पुनर्चक्रित जो है वो नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, मोम युक्त कागज। मोम युक्त कागज जो है एक ऐसा कागज होता है जिन्हें पुनः या दोबारा पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोम युक्त कागज को हम लोग दोबारा पुनर्चक्रित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें खाली स्थान की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलीथीन। बहुप्रयोग प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें होते हैं वो पॉलीथीन की बनी होती है। पॉलीथीन क्या है? एक बहुलक है। पॉलीथीन को हम लोग या पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं। ये एक बहुलक है। यह एथिलीन के अणु द्वारा बनता है जो एक बहुउपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग पैकिंग जैसे प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक फिल्में
पानी की बोतल और अन्य पात्र बनाने में होता है। पॉलीथीन कई प्रकार के होते हैं, पॉलीथीन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अधिकांश पॉलीथीन का जो सूत्र होता है, अधिकांश जो पॉलीथीन होते हैं इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, C2H4 ऑल एन इंटू H2, ठीक है। ये जो है पॉलीथीन का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। 24 सेकेंड टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हेनरी बेकवेरल। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। रेडियो सक्रियता, जिसको हम लोग रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक के आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालता है। ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हो विकिरण या रेडियो धर्मी कहलाते हैं। यह विकिरण जो है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकवेरल ने की थी। कब किए थे, तो 1896 में। ईस्वी सन जो था वो क्या था, 1896 ईस्वी था। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं, ठीक है। यदि यह क्रिया स्वतः होती है तो इसे हम लोग प्राकृतिक रेडियो सक्रियता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज यूरेनियम जो है, यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम जो है जिसका क्या होता है सूत्र, जिसको हम लोग U9235, ठीक है। यूरेनियम जो है ये पहला खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रियता तत्व है, ठीक है। यूरेनियम जो है वो पहला, मैं लिख देती हूँ, खोजा गया प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व है। क्या है, यूरेनियम U9235। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हेनरी बेकरेल की खोज से संबंधित थे। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हेनरी बेकेरल खाली स्थान की खोज से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः खाली स्थान के रूप में जाना जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सुक्रोज होगा। सुक्रोज दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीनी जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, जिसका सुक्रोज के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चीनी या इसको हम लोग सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। सुक्रोज ये है क्या है, इसे गन्ना या चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। सुक्रोज अपने पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज, सुक्रोज जो होता है अपने पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6, ये किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा, चीनी और ग्लूकोज दोनों आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, एक अणु फ्रुक्टोज C6H12O6। ठीक है, ये दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों का सेम होता है, का प्रदान करती है। सुक्रोज जो होता है स्वाद में अत्यधिक मीठे होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। सुक्रोज जो है मुख्यतः गन्ना, चुकंदर तथा ताड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल VVI क्वेश्चन है। टाइम अप, सभी का आंसर आ गया है, सभी बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना। ठीक है, पेड़ को काट कर हम उस पर उभरे हुए छल्लों या चक्रों को गिन सकते हैं। छल्लों की संख्या से हमें उस पेड़ की उम्र का पता चल जाता है। जाहिर तो है कि ज्यादातर पेड़ सालाना 2 रंग के छल्ले बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष बने एक छल्ले में पतली पट्टी फ्लोएम और मोटी वाली जो पट्टी होती है वो जाइलम होती है। पतली पत्तियां जो होती है साल के ठंडे और मोटी पत्तियां साल के गर्म दिनों को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, लाशा, लाशा को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा, गोंद, गोंद होगा। जब लाशा को, गोंद कैसे बनता है, जब लाशा को पानी के साथ मिश्रित करके उसे गर्म किया जाता है तो इस प्रकार लाशा तथा पानी तरल पदार्थ का रूप ले लेता है, जिसके कारण उसमें कुछ चिपचिपाहट के गुण आ जाते हैं और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम लोग जोड़ने में, चिपकाने में करते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, विलायक अणुओं की एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च घनता वाले क्षेत्र में
सहज नेट मूवमेंट जो कि उस दिशा में जो घुले पदार्थ की घनता को दोनों तरफ से समान बनाती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका की बाहरी सीमा पार जो होती है एक अर्ध पारगमनीय कोशिका आवरण होता है, जिसमें से होकर कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर आते जाते रहते हैं, किंतु प्रत्येक पदार्थ कोशिका आवरण से होकर आर पार आवागमन नहीं कर सकते। अतः ऐसा भी संभव हो सकता है कि कोशिकांतर्गत और कोशिकातिरिक्त द्रवों में स्थित आयनों की सांद्रता भिन्न भिन्न हो जाए, और जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ऑस्मोसिस की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात कोशिका के अंतर्गत एवं कोशिका के अतिरिक्त द्रवों की सांद्रता बराबर करने के लिए जल कम सांद्रता वाले द्रव से कोशिका आवरण को पार करके अधिक सांद्रता वाले द्रव में मिलने लगता है। यह क्रिया तब तक जारी रहता है जब तक दोनों द्रव सम सांद्र न हो जाए, और सम सांद्रता की अवस्था संतुलित अवस्था कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होता है कि कार्बन फ्लोरीन जो कार्बन फ्लोरीन के बीच का एक सहसंयोजक बंध होता है जो आर्गेनोफ्लोरीन यौगिकों का एक घटक होता है। ठीक है, यह कार्बनिक रसायन में दूसरा सबसे मजबूत बॉन्ड होता है जो अपनी आयनिक चरित्र के कारण कम लंबाई का होता है। जब कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पर फ्लोरीन के अणु को ज्यादा से ज्यादा जोड़ मिलाया जाता है तो उनके बंधन मजबूत और छोटे हो जाते हैं। अतः यही कारण है कि कार्बन बॉन्डिंग में फ्लोराइड को मिलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बैटरी होगा। बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी में एक वैद्युत संयोजी यौगिक विद्युत अपघट्य के रूप में एक कंटेनर में भरा रहता है तथा इलेक्ट्रोड छड़ें इसमें डूबी रहती है, जिनमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तथा दूसरा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं और निगेटिव जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रोड के बाह्य परिपथ में तार द्वारा जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। विद्युत अपघट्य का विलयन जो होता है विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने हेतु आवश्यक आवेश जो है मतलब चार्ज जो है वो हमें प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप।
क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बैटरी। बैटरी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को इसके बारे में जस्ट एक्सप्लेनेशन में बताई हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जूलियस ओपेनहीमर। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम में जूलियस ओपेनहीमर तथा लेस्ली लीचर्ड गोब्स प्रमुख थे। ठीक है, प्रथम परमाणु बम का आविष्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉस जो थे एलामोस न्यू मैक्सिको में की गई। ठीक है, न्यू मैक्सिको में की गई थी। और परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम में कौन कौन थे, जूलियस ओपेनहीमर थे तथा, ठीक है, ऑप्शन में ये दिया है तो आंसर तो सिर्फ यही होगा, लेकिन इनके साथ जो थे वो कौन थे, तथा रिचर्ड, मैं लिख देती हूँ, रिचर्ड गोब्स थे। रिचर्ड गोब्स थे। ठीक है, जूलियस ओपेनहीमर तथा रिचर्ड गोब्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोब्स है वह है आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है साबुन में एंटीसेप्टिक गुण जो है निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बिथियोनल होगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटीसेप्टिक जो होता है, एंटीसेप्टिक वह गुण होता है जो रोग फैलाने वाले कीटाणुओं से बचाता है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण बिथियोनल को मिलाने के कारण आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रिसिपिटेशन। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 21 है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बर्जीलियस होगा, ऑप्शन सी होगा। डाल्टन जो थे वो ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग जो है अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब इन्होंने किसी तत्व के प्रतीकों का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के परमाणु को प्रदर्शित करता था। लेकिन स्वीडन निवासी रसायनज्ञ जो थे जॉन्स जैकब बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। ठीक है, तथा वर्तमान में क्या है कि रासायनिक प्रतीक हमारे द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वर्तमान में ये रासायनिक प्रतीक जो है जो हमारे द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां सर्वप्रथम पाए गए थे। उदाहरण के तौर पर कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्वर्ण का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्या है? नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और ठीक है, खाली स्थान है लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। बिल्कुल ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो बोल रहा है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, अम्ल क्षार लाल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कास्टिक सोडा, चूना और धावन सोडा जैसे पदार्थों के विलयन ठीक है स्वाद में कड़वे और छूने में चिकने होते हैं। सभी क्षारक लाल लिटमस के रंगों को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जबकि अम्ल जो होते हैं इसके विपरीत होते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। 23 टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है, इनमें से किससे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों को फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है ये CaC2 होता है।
ठीक है। इसका इस्तेमाल एसिटिलीन के स्रोत के तार पर ब्लो टार्च और बिल्डिंग आदि के कार्यों के लिए भी किया जाता है। पानी के संपर्क में आकर कैल्शियम क्लोराइड जो होता है एसिटिलीन गैस का निर्माण करता है, जो कि फलों, आम, पपीता, ठीक है, आदि के पकाने के लिए बहुत कारगर होती है, बहुत उपयुक्त है। कैल्शियम कार्बाइड में अति सूक्ष्म मात्रा में आर्सेनिक और फास्फोरस हाइड्राइड पाए जाते हैं, जो कैंसर के कारक होते हैं। ठीक है, कैंसर के ये कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायनामाइट जो है एक विस्फोटक पदार्थ होता है जिसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन प्रयुक्त होता है, जिसको अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, ठीक है, जो अल्फ्रेड नोबेल जिनको बोलते हैं वो स्वीडन के थे। ठीक है, ये रसायनज्ञ तथा इंजीनियर थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कब खोज किए थे? तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोला है सूर्य की ऊर्जा जो है वो किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु संलयन। ठीक है, परमाणु संलयन होता है। सूर्य पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का क्या है? भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन, या जिसको हम लोग परमाणु संलयन बोलते हैं, इस क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में नए बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने पर नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात द्रव्यमान की क्षति होती है। द्रव्यमान की जो यह क्षति है E बराबर mc स्क्वायर समीकरण द्वारा ऊर्जा में परिणत हो जाती है। ठीक है, समीकरण क्या है? तो E बराबर mc स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए 16 सेकंड दी, आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक ऑक्सीजन के परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2 और 6 होगा। कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं? 1s2 2s2 2p 2 2 4। अब कितना का जरूरी है? 4 का, क्योंकि कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। 4 2 6 2 8। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 2 और 6। ये 1 है तो इसका 2, और ये दोनों 2, ये दोनों 2 है तो दोनों एक साथ लिखाएगा तो 1s, तो कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 1 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अर्थात ऑक्सीजन के प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के प्रथम कक्षक में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और द्वितीय या हम लोग इसको बाह्य कक्ष भी बोलते हैं, इसके बाद कोई नहीं है, मतलब इसको हम लोग बाह्य कक्ष बोलते हैं, में कितना है? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे।
बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगर पूछेगा कि इसमें संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है तो कितना होगा, 6 होगा। अतः ऑक्सीजन में 6 संयोजिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, आपका पूरा ध्यान बिल्कुल टेस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, इनमें कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा, ऑप्शन सी होगा। गुरुत्वाकर्षण जो है एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने एक नियम दिया जिसके अनुसार ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों जिनके द्रव्यमान यदि m1 तथा m2 हो, इनकी बीच की दूरी r हो, इनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल F का मान जो हो, ठीक है, वो कौन सा सूत्र द्वारा दिया जाता है? तो F बराबर हो जाता है कैपिटल G m1, ठीक है, m1 है m2 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कैपिटल G बराबर क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। यहाँ कैपिटल G जो है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन बोल रहा है, इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, निष्क्रियीकरण होगा। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं या उदासीनीकरण बोलते हैं। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार के परस्पर मेल से दोनों ही उदासीनीकृत यानी न्यूट्रलाइज होकर लवण, साल्ट तथा जल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण होगा जब, तो क्या बनेगा? NaCl लवण प्लस H2O प्लस क्या बनेगा? H2। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ये जो है ये लवण हो गया और ये H2O तो पता है ये जल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो आपके स्क्रीन पर है। टाइमर को हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए आप लोग का टाइमिंग स्टार्ट। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ये जो है बिल्कुल गलत है और आंसर बिल्कुल सही है। रासायनिक प्रतीकों को शुरू करने का प्रथम आधुनिक प्रयास स्वीडन के रसायनज्ञ जो थे जे बर्जिलियस द्वारा किया गया था। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम इन्हें प्रतीकों के रूप में एक या दो अक्षरों पर आधारित, ठीक है, प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया। ये जो है ये सच नहीं है, बाकी सब जितने भी हैं ए बी डी जो है वो बिल्कुल सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो कौन सा है? क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन प्रतिक्रिया, क्वेश्चन बोल रहा है ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार, ठीक है, परमाणुओं, आयनों या अणुओं द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में किसी तत्व की संयोजकता जो है बढ़ती है तथा संयोजकता में हुई वृद्धि त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग का 30 में कितना स्कोर आया आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग जो कमेंट करेंगे वो कहाँ करेंगे? तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल भी मैं सबका कमेंट रीड की थी। अब आप लोग का टेस्ट जो होगा वो प्रगति 247 पर होगा फिलहाल कुछ दिनों के लिए, ठीक है, जो कल से स्टार्ट हुआ है। तो कल भी मैं वहां से सबका कमेंट रीड की थी, ठीक है। जिनका नाम है वो नाम मैं आप लोग को पढ़कर बस बताती हूँ। उनका नाम है सत्यम कुमार वर्मा, कृष्णा कुमार सिंह, दीपिका सिंह, प्रेरणा रानी, चंदा कुमारी, भगवान जी, अविनाश राज, अंकुर पांडे, सलेहा परवीन, रूपेश रंजन, आरोही सिंह, नीरज कुमार, अखिलेश वर्मा, कुशवाहा किंग, रजनीश कुमार, लड्डू कुमार, रॉकिंग राकेश, आशुतोष राज, बिक्की बाबू, रामशंकर पांडे, नितेश कुशवाहा, आलोक यादव, ज्योतिष कुमार, प्रदुमन शर्मा, काजल कुमारी मौर्य, मनीष, केआर चंदन यादव, ऋषु राज, मुंजुन यादव, टिंकू कुमार रजक, विनोद सिंह, विवेक कुमार, अनु छाया, दिनेश कुशवाहा, सुशील सिंह, सत्यम भारद्वाज, एकता कुमारी, रवि रंजन, मधु कंजोई, शुभम, सुमित, नीतीश राणा, रोहित सागर, लाइफ चेंजिंग, रामाशंकर पांडे, मनीष सिंह, कृष्णा कुमार सिंह, सुनील कुमार, मौर्य मनीष, अंगद पंडित, स्वाति मिश्रा, शानवी, मुकेश महतो, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था। आप लोग भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।